हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आपकी पढ़ाई घर पे बहुत अच्छी चल रही होगी। अब तो आप लोगों को ना बाहर जाना पड़ता है, इसलिए घर पे ही 2-3 घंटे और एक्स्ट्रा पढ़ लिया करो। क्योंकि अभी तक सी टेट की जो डेट है, एग्ज़ाम डेट है, वो अभी कुछ पता नहीं है कि आगे होगी या नहीं होगा, या फिर उसी डेट पे ही होगा। इसलिए अपनी तैयारी पूरी रखिए। इसलिए सेशन पसंद आएगा तो सबको शेयर भी कर दीजिए करिए, और लाइक भी कीजिएगा जो कोई भी देख रहा है या फिर उसको पढ़ रहा है। क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा ऑथेंटिक है, और ऊपर से अभी एनसीईआरटी स्टार्ट हो रही है। उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन भी कराएंगे, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। अब ये एक तो सेशन में ये 6-7 क्लास की एनसीईआरटी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद फिर हम अपने बीच बीच में सीडीपी भी स्टार्ट करेंगे। हमारा आज का 3rd चैप्टर स्टार्ट है, हमारी बदलती पृथ्वी। इसमें क्या है कि स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है। इससे पहले अगर आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़नी है आज का, अगर आप लोग नए स्टूडेंट हैं आज ही, तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और उससे पहले वाली वीडियो जरूर देखना 7 क्लास की, क्योंकि तभी समझ में आएगी ये। स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थल मंडल प्लेट कहा जाता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट निरंतर धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। प्रत्येक वर्ष यह केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग घूमती हैं। ऐसा पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। अभी हम दिखाएंगे कि किस तरीके से क्या होता है इसमें। प्लेट की इसी गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है जिनके कारण ये गतियां उत्पन्न होती है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होने वाले बल को अंतर्जनित या एंडोजेनिक बल फोर्स कहा जाता है, और पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होने वाले बहिर्जनिक बल या एक्सोजेनिक बल भी कहा जाता है। कभी कभी ये हिंदी में नहीं पूछे जाते, जिस तरीके से अभी सुपर टैग पे पूछा गया था, सौर मंडल, समताप मंडल को पूछ ले जाता है, एक्सोस्फीयर, एक्टोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर। तो इसलिए उनका इंग्लिश वर्जन भी पता होना चाहिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसका इंग्लिश वर्जन भी पता होना चाहिए। तो इसलिए अगर यहाँ पे पूछेगा कि एंडोजेनिक फोर्स क्या होता है, कि पृथ्वी की आंतरिक सतह से होता है या पृथ्वी की बाह्य सतह से होता है, तो एंडो का क्या मतलब होता है, एंडोजेनिक होता है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से होता है। एक्सोजेनिक क्या होता है, जो बाहर होता है, बाहर लगता है। अंतर्जनित बल कभी कभी आकास्मिक गति उत्पन्न करते हैं, तो कभी कभी धीमी गति। भूकंप और ज्वालामुखी जैसे आकास्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। जैसे यहाँ पे कुछ चित्र दिखाया गया, पृथ्वी की गतियाँ किस तरीके से क्या होता है। क्योंकि कभी कभी अगर वन लाइनर में क्वेश्चन आएगा, अगर इसमें 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो उसमें पूछ लेगा कि ये अंतर्जनिक बल कौन से हैं, या भूकंप, ज्वालामुखी या भूस्खलन कौन से उसमें आते हैं, अंतर्जनिक में या बहिर्जनित में। तो ये क्या होता है, पृथ्वी की गतियाँ होती है अंतर्जनित और बहिर्जनित। ये अभी हमने बताया था कि अंतर्जनित क्या होता है, जो अंदर लगते हैं, बहिर्जनित होते हैं जो बाहरी तरफ लगते हैं। इसमें क्या होता है कि आकस्मिक होता है, एक पटल विरूपण बल होता है। आकस्मिक में अंदर भूकंप होता है, ज्वालामुखी होता है, भूस्खलन होता है। भूकंप का आप लोगों को पता ही होगा कि भूकंप आते हैं, कुछ झटके होते हैं, पृथ्वी में हलचल होती है। और ज्वालामुखी क्या होता है, ज्वालामुखी भी अंदर एक हलचल होती है, लेकिन वो अपने साथ बहुत सारे मैग्मा वगैरह ये लेकर आती है, तो इसलिए बाहर निकाल देती है। कुछ राख, गैस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बाहर निकलती है। कभी कभी बाहर नहीं होते, अंदर भी होते हैं। इससे पहले वाले जो चैप्टर था हमने उसमें भी आप लोगों को पढ़ाया था। उसके बाद ये क्या होता है, पर्वत निर्माणकारी बल।
अब हम बात करते हैं बहिर्जनित बल। इसमें क्या होता है, अपर्दन निष्पेषण। अपर्दन का पता ही होगा, जब कोई हवा चलती है, बहुत तेज हवा चलती है या फिर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो वो जो मिट्टी का कटाव होता है वो अपर्दन होता है, एक स्थान से किसी चीज़ का हट जाना। और निक्षेपण का मतलब होता है कि वो चीज़ जहाँ से हट के आई वो एक नया रूप दे देती है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि रेतीले स्थान पे, रेगिस्तान में बहुत तेज़ आंधियाँ चलती है, तो एक स्थान से जो रेत होता है वो उड़कर किसी दूसरे स्थान पर एक नया आकार लेता है, एक नया टीला बना दे जाता है, उसको निक्षेपण कहा जाता है। जैसे यहाँ क्या होता है, नदी, बहता जल, पवन, समुद्री तरंग, हिमनद, तो ये इन्हीं के द्वारा होता है। अब हम क्या दिखा रहे हैं आप लोगों को, ज्वालामुखी। भूप्रवृत्ति पर खुला एक छिद्र होता है, इसी छिद्र से पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। इसी प्रकार स्थलमंडलीय प्लेटों की गति के कारण पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति उत्पन्न करता है। इस कंपन को भूकंप कहा जाता है। जैसे ये क्या है, एक ज्वालामुखी है। यहाँ पे क्या होता है, मेंटल होता है, ये प्रॉपर्टी होता है जो बाहर की बताई थी, ये मैग्मा होता है पृथ्वी के अंदर, ये पिघला हुआ होता है। उसके बाद जब ये बाहर निकलता है तो कुछ इधर को भी निकलता है, कुछ इधर को निकलता है, जहाँ को भी इसको जगह मिलती है ये वहीं को निकल जाता है। उसके बाद ये क्या होता है, क्रेटर होता है। क्रेटर क्या होता है, एक होता है जिस तरीके से आप लोग ऑयल डालते हैं, अगर ऑयल डालने के लिए जो कीप होती है उसके जैसा ही इसका एक आकार होता है, कप के जैसा, ऊपर से खुला हुआ थोड़ा सा, इसमें से गैस और ये राख ये सब निकल जाती हैं बाहर, और ये मैग्मा भी बाहर निकल जाता है। भूप्रवृत्ति के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन प्रारंभ होता है उद्गम केंद्र कहा जाता है। इसको जो ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा है इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इसमें से अदर जो कंपटीशन होता है उसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहा जाता है। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की गति के तरंगों के रूप में गति करती है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है और अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती रहती है। जैसे जब ये चित्र दिखाया गया है, यहाँ क्या है, उद्गम केंद्र, वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है वह भूकंपी ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। अगर आप लोगों को चित्र दिखाया जाता है और ये पूछा जाता है कि यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे अगर इस स्थान को पूछेगा तो 1 पूछेगा, ये पूछेगा, ये पूछेगा, ये पूछेगा, तो इसलिए किसी भी तरीके से वो क्वेश्चन पूछ सकता है। आप लोगों को अगर सीटेट ही देना है स्पेशल तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए, और अगर अदर कंपटीशन बोलना है तो इस तरीके के चित्र बहुत कम देता है। सीडीएस वगैरह में इस तरीके के 1-2 चित्र आ जाते हैं, लेकिन और में नहीं आते। और में पूछता है कि अधिकेंद्र क्या होता है, उद्गम केंद्र क्या होता है, कितनी तरंगे होती हैं, कौन सी तरंगे सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है, कौन सी तरंगे ऐसी होती है जो ठोस, द्रव, गैस तीनों में निकलती है। तो ये क्या दिखाया गया है, ये इसका क्या होता है, उद्गम केंद्र। यहाँ से क्या निकलती है, तरंगे निकलनी स्टार्ट होती है, और ये तरंगे ऐसी ऐसी करती है पूरी उसमें फैलनी शुरू हो जाती है। ये इसका चारों तरफ का वो दिखाया गया है। ये क्या दिखाया गया, ये प्लेट है, प्लेट सीमा है, ये अधिकेंद्र है। ये इसका अधिकेंद्र जो हमने भी बताया कि उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंपी तरंगे सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती रहती है। ये देखो, ये इधर से भी निकल रही है, इधर से भी निकल रही है, और ये 3 प्रकार की तरंगे होती है। इसलिए इसको आराम से पढ़िए और आराम से ही समझिए, क्योंकि जो लोग पहली बार एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो वो थोड़ा बहुत कम समझ में आता है उनके। भूकंप की भविष्यवाणी करना संभव नहीं है, लेकिन यदि हम पहले से तैयार रहे तो इसके प्रभाव से निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीके से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना और सांपों का धरातल पर आना। यहाँ पे दिखाया गया है कि भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। पी तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। एस तरंगे जो सेकेंडरी तरंगे होती हैं, पी प्राइमरी होती हैं, ये सेकेंडरी होती हैं। अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। एल तरंगे क्या होती हैं, ये लास्ट होती है।
ये क्या चलती है? पृष्ठीय बाहरी रूप से चलती है, जो सबसे खतरनाक होती है। इन तरंगों के गुणधर्म विश्वकोश की गहराई में प्रयास कीजिए। किस तरीके की तरंगे होती हैं? ये देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भुज के भूकंप के झटके। 26 जनवरी 2001 को भुज यानी कि गुजरात शहर में रिएक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भूकंप था। और सबसे फिर पूछा गया स्कूल प्रभावित हुए थे। यहाँ पे कुछ भूकंप में निराशा की राहत हुई थी। भूकंप की तबाही, ये बहुत ही भयंकर भूकंप आया था यहाँ पे। भूकंप से बचाव की तैयारी भी दिखाई जाती है। ये उसमें पूछा जाता है कि एक टीचर को किस तरीके से बच्चों को बताना चाहिए कि भूकंप के किस तरीके से बचना चाहिए। तो सुरक्षित स्थान क्या है? रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में। इनसे दूर रहें। आग वाले स्थान, चिमनी के आसपास, टूट सकने वाली खिड़कियां, दर्पण, तस्वीर फ्रेम आदि। पहले से तैयार है। अपने दोस्तों, पारिवारिक सदस्यों के बीच में जागरूकता फैलाएं। आपदा का सामना विश्वास से करना चाहिए। तो इस तरीके की चीज़ें टीचर बता सकता है। तो इसलिए उसमें भी 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं टीचर बेस्ड। भूकंप मापने के लिए भूकंप मापी यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर नापी जाती है, जिससे भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है। इसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है वह वस्तुओं से गिरने की हानि होती है, और जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 अथवा उससे अधिक होती है वह बहुत शक्तिशाली होता है। जिसकी तीव्रता 7.0 अथवा उससे अधिक होती है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली यानी सर्वाधिक शक्तिशाली माना जाता है। ये एक भूकंप मापी होता है जिससे भूकंप नापा जाता है। उसके बाद कुछ हम इस्तेलाह करते पढ़ाएंगे जब नेक्स्ट वीडियो पढ़ाएंगे। इसलिए को इस चैप्टर को पूरा पढ़िएगा, समझिएगा। अगर कोई नया स्टूडेंट है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि आगे हम और भी अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। इसका पूरा डिटेल बताएंगे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके के प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए हैं आज तक, और इनका फिर पूरा का पूरा हम एक शॉर्ट नोट में भी दे देंगे जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।